हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा फ्योल के 6 प्रिंसिपल पढ़ने हैं और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बेटा आज ही चैप्टर फिनिश करना है, कल से केस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। आप सब सामने देखो मेरी तरफ। पहले बेटा प्रिंसिपल पढ़ेंगे 6 के 6, उसके बाद एक बार रीड करने का टाइम दूंगा आपको। बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं 9th प्रिंसिपल की। इस प्रिंसिपल का नाम है स्केलर चेन। लो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा। बेटा आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस सामने देखो। बेटा फ्योल ने सजेस्ट करा एक प्रिंसिपल नोन एज स्केलर चेन। बेटा स्केलर चेन दिखने में कैसी है पहले ये समझ लो, फिर इसके बेटा फीचर्स बताता हूं। बेटा स्केलर चेन दिखने में कुछ ऐसी है, और बेटा ये 3 तरीके की चेन है। बेटा ये अपने आप में सजेस्ट करती है चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज चेन ऑफ कम्युनिकेशन। 3 बातें याद रखनी है, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा ये बताती है कि किसकी अथॉरिटी कितनी है, चेन ऑफ अथॉरिटी है। ये बताती है बेटा कौन किसको कमांड कर सकता है, ठीक है ना, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किससे ऑर्डर ले सकता है बेटा। और ये बताती है कि कम्युनिकेशन कैसे चलेगा। समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अच्छा ये बताओ सी का सबऑर्डिनेट कौन है? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब होता है जूनियर। अरे तो कितने यार तुम, माशाअल्लाह दूसरी बार रिवीजन चल रहा, तुम्हें सबऑर्डिनेट का मतलब नहीं पता। बेटा सी का सबऑर्डिनेट कौन है? डी। बेटा सी का सुपीरियर कौन है? बी, ए और ओ, सारे के सारे बेटा सुपीरियर है। बाबू जनरल केस में होता क्या है, बच्चा बोलता है सी का सुपीरियर है बी। बेटा बी क्यों खाली, ए नहीं सुपीरियर है सी का, ओ नहीं सुपीरियर है क्या सी का? सर ये पता लग रहा है बेटा कौन किसका सुपीरियर है, तो कौन किसको कमांड कर सकता है। अच्छा सबसे ज्यादा पावर किसकी है? ओ की पावर सबसे बड़ी है, ये मानते हो बेटा। ओ के बाद सबसे ज्यादा पावर ए और पी दोनों की पावर सेम है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद बी और क्यू की। सर ये पता लग जाएगा ना कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किससे ऑर्डर ले सकता है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसकी अथॉरिटी कितनी, सब पता लग रहा है ना बेटा इस चेन से। बेटा अब बात करते हैं चेन ऑफ कम्युनिकेशन की। लेट सपोज सी वांट्स टू कम्युनिकेट विद आर। सी बेटा आर से बात करना चाहता है। स्केलर चेन कहती है बेटा डायरेक्टली बात नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके बेटा डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। आपको अपने सुपीरियर्स को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। सी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद आर। सी को पहले बात बी को बतानी पड़ेगी, बी ए को, ए ओ को, पी को, क्यू को, फिर बेटा आर तक कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ये है स्केलर चेन। बेटा क्या ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी बता रही है? देख लो बेटा, पता लग रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन होगा। चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो बेटा ये चेन ऑफ कमांड है, चेन ऑफ अथॉरिटी है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन भी है, ठीक है बेटा। लेकिन स्केलर चेन में बहुत सारी लिमिटेशन भी है। किसी चीज में सिर्फ फायदे तो हो ही नहीं सकते बेटा, लिमिटेशन भी है। बेटा लिमिटेशन ये है डिले इन डिसीजन मेकिंग। बेटा भाई बेटा स्केलर चेन की अपनी लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन डिले इन डिसीजन मेकिंग। बेटा कोई डिसीजन मेकिंग करना हो तो बेटा बताते चले जाओ, हर बात हर जने को बताते चले जाओ। दूसरी बात बेटा कोई सीक्रेसी नहीं रह सकती, लैक ऑफ सीक्रेसी है बेटा। सारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ढिंडोरा पीट दिया बेटा, जो एक बात आपने सामने वाले को कहनी थी पूरा ढिंडोरा पीट दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना बेटा। तो ना तो बेटा कोई बात सीक्रेट रह सकती, और बेटा डिले इन डिसीजन मेकिंग भी है। बाबू इसकी वजह से फ्योल ने सजेस्ट करा एक और प्रिंसिपल जो स्केलर चेन के अंडर ही लिखा जाता है बेटा, उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। बेटा प्रिंसिपल को बोलते हैं गैंग प्लैंक। बाबू गैंग प्लैंक क्या है? ये स्केलर चेन का बेटा सॉल्यूशन है। बेटा फ्योल कहता है स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो स्केलर चेन। ध्यान रखना स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस है स्केलर चेन, लेकिन बेटा इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गैंग प्लैंक का यूज कर सकते हैं। गैंग प्लैंक क्या कहता है बेटा? आप इमरजेंसी के केस में अपने सामने वाले लेवल से बात कर सकते हैं। बस ध्यान रखना अपने सामने वाले लेवल से। कुछ प्राइवेट राइटर को देखता हूं मैं किसी भी तरफ बना देते हैं बेटा,
अलाउड नहीं होता। अगर आप बेटा फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ लो, गूगल बाबा कर लो, जहां मर्जी पढ़ लो बेटा, फ्योल ने ये बोला है गैंग प्लैंक मतलब सिर्फ सामने वाला लेवल, और वो भी बेटा इमरजेंसी के टाइम पर। स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस स्केलर चेन। बेटा फ्योल 10 बार कहता है ये बात, ध्यान रखना स्केलर चेन ही फॉलो होगी, गैंग प्लैंक नॉर्मल प्रैक्टिस ना बनने पाए। समझ आई बात बाबू? इमरजेंसी क्या हो सकती है? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, आग लग गई है। अब आग लग गई है, ये थोड़ी करोगे नहीं नहीं सी तू पहले बी को बता, बी पहले ए को बताएगा, फिर ओ को बताएगा, ऐसे बताओ बेटा, सारे भस्म हो जाओगे इसी आग में बेटा। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो बेटा इमरजेंसी के टाइम पर आप गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने सामने वाले लेवल से कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली। क्लियर? ओके बेटा। बाबू 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर। 10th प्रिंसिपल का नाम है ऑर्डर। बेटा यहां ऑर्डर का मतलब किसी इंस्ट्रक्शन से नहीं है, ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट है बेटा यहां पर। ठीक है ना, और आपको बता देता हूं बेटा ऑर्डर दो तरीके का हो सकता है, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। बेटा मैंने नोट्स में ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये बाद में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर उन्होंने नोट डाउन किया हुआ होगा। ऑर्डर का मतलब बेटा यहाँ अरेंजमेंट से है, और बेटा ऑर्डर दो तरीके का हो सकता है, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा मटेरियल ऑर्डर किस में लगता है? फिजिकल रिसोर्सेज पर, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल की बात कर लो, मशीनरी की बात कर लो, या और भी कोई रिसोर्स की बात कर लो। लेकिन बेटा सोशल ऑर्डर ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे लगता है बेटा, दैट मीन्स एम्प्लॉइज। ठीक है ना, सोशल ऑर्डर एम्प्लॉइज के लिए होता है। बेटा क्या कहता है फ्योल? फ्योल कहता है बेटा मटेरियल ऑर्डर में राइट थिंग्स शुड बी एट राइट प्लेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की एक फिक्स जगह है, वो चीज उसी जगह पर मिलनी चाहिए। राइट थिंग एट राइट प्लेस, राइट मैन एट राइट जॉब। पहले एक स्टडी की बात करता हूं, फिर 2 से 3 एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। बेटा एक केस स्टडी आई है बोर्ड में, बड़ी फेमस, बहुत टाइम हो गया आए हुए। आपको कहा जाता है बुक्स पढ़ी हैं क्लासरूम में और चॉक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी में, आप कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो? बेटा ऑर्डर वायलेट कर रहे हो। बुक्स की जगह लाइब्रेरी है, वो क्या क्लासरूम में कर रही है, और चौक की जगह क्लासरूम है, वो लाइब्रेरी में क्या कर रही है बेटा? चौक। बेटा हर चीज की ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स जगह है, उसको उसी जगह पर मिलना चाहिए बेटा। राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस एंड राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब। समझाने के लिए इसका एक एग्जांपल, बेटा एक इंसान MBA फाइनेंस में, अब वो MBA फाइनेंस में, उसको ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस मैनेजर होना चाहिए, आपने उसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। सर राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब, उसकी क्वालिफिकेशन फाइनेंस में, उसे फाइनेंस से रिलेटेड काम दिया जाए, वही ठीक है बेटा, क्या प्रोडक्शन का काम करा रहे हो उससे? ठीक है ना बाबू? बहुत बार केस स्टडी आती है कि बेटा एक मशीनरी में कमी आ गई, और बेटा जब एक टूल ढूंढ रहा था एम्प्लॉय, तो वो टूल उसको टूल किट में नहीं मिला। कौन सा प्रिंसिपल आपने तोड़ दिया बेटा? बाबू ऑर्डर। राइट थिंग शुड बी एट राइट प्लेस, ऐसे ही बोला जाता है बेटा। फॉरमैन की एक फिक्स जगह होती है, एक फिक्स कैबिन होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में। मशीनरी में कमी आ गई, सारे एम्प्लॉइज फॉरमैन को ढूंढ रहे हैं, उसके कैबिन में बार बार चक्कर काट रहे हैं, फॉरमैन वहां पर अवेलेबल नहीं है। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ रहे हो आप? ऑर्डर। राइट मैन शुड बी एट राइट जॉब। बेटा अगर आप अपने प्लेस पर नहीं मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के टाइम बर्बादी के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे। अगर बेटा मटेरियल अपनी जगह पर नहीं मिल रहा, या बेटा मैन अपनी जगह पे नहीं मिल रहा, तो टाइम बर्बादी होगा। एम्प्लॉय फॉरमैन ढूंढे जाएंगे, मशीनरी खराब पड़ी है बेटा, काम ही नहीं हो रहा, और फॉरमैन मिल नहीं रहा भाऊजी। वो टूल ढूंढी जा रहा है, टूल किट में टूल ही नहीं है बेटा, ढूंढते रहो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, टूल कहां गया? तो टाइम ही तो खराब कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो करोगे, टाइम सेव करके देगा आपको। क्लियर बात? दोनों प्रिंसिपल क्लियर है बेटा, स्केलर चेन और ऑर्डर। बढ़े हैं आगे बेटा, बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, इक्विटी। बेटा बात करते हैं इक्विटी। बेटा इक्विटी का मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है ना? और बेटा कोई भी बेसिस नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का।
ना तो बेटा उससे डिस्क्रिमिनेट करो उसकी कास्ट के बेसिस पर कि ये मेरी कास्ट का, चलो इसको थोड़ा प्रमोशन दे देते हैं, इसको सैलरी एक्स्ट्रा दे देते हैं, क्या ये मेरे रिलीजन का है, क्या इसका बैकग्राउंड ऐसा है, क्या इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है, क्या मेरी लैंग्वेज बोलता है ये। बेटा किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, ना जेंडर के बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना बैकग्राउंड के बेसिस पे, ना लैंग्वेज के बेसिस पे, ना रीजन के बेसिस पे, किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन। बेटा ट्रीट ऑल द एम्प्लॉइज अलाइक। मैनेजमेंट की नजर में सारे एम्प्लॉइज बराबर होने चाहिए, सारे के सारे एम्प्लॉय को एक जैसा ट्रीट करो। बेटा जब हम बात करते हैं ना इक्विटी की, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि सबको सैलरी बराबर दे दी जाए। हम ये नहीं कह रहे बेटा सैलरी बराबर दे दी जाए, ठीक है ना। बेटा फ्योल कभी एडवोकेट नहीं करता कि इक्वल सैलरी शुड बी गिवन टू द वर्कर। बेटा फ्योल कहता है इक्विटेबल। अभी 5 ईयर प्लान में भी मैंने ये बात बताई थी बेटा, लॉन्ग टर्म गोल में। बेटा हम इक्वल की बात नहीं कर रहे कभी भी कि सबकी सैलरी बराबर होनी चाहिए। ऑब्वियसली बेटा सैलरी शुड बी बेस्ड अपॉन द जॉब प्रोफाइल। ये नहीं कह रहा फ्योल बेटा कि सबको बराबर ट्रीट करना, ऑर्गेनाइजेशन है तो स्कूल का प्रिंसिपल भी और चपड़ासी भी सब बराबर हो गए जी, सैलरी भी बराबर, ट्रीटमेंट बराबर देना है बेटा। ऑब्वियसली सैलरी शुड बी बेस्ड अपॉन द जॉब प्रोफाइल। अगर 2 पर्सन सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, तो सैलरी बराबर। फिर आप सैलरी में फर्क नहीं कर सकते, फिर आपके लिए वो सब बराबर है बेटा, ठीक है ना। बात समझ में आई बाबू। आपके पास केस स्टडी आती है बहुत बार, ए और बी दोनों अकाउंटेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना, दोनों बराबर पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं, दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बराबर है और सेम वर्किंग आवर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं। ए को आप सैलरी दे रहे हो 40,000 रुपए महीना और बी को 30,000 रुपए महीना, कौन सा प्रिंसिपल तोड़ रहे हो? इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है बेटा, 2 पर्सन सेम रैंक पर हैं बेटा, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है बेटा, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, तो आप सैलरी में डिफरेंस नहीं कर सकते, फिर सेम सैलरी देनी पड़ेगी आपको। क्लियर है ना बात? ऑल ओके, समझ आया इक्विटी का मतलब? बेटा यहां पर मैंने कहा था आपको कल, एक डिफरेंस बताया था टेलर और फ्योल का, जब यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ाया था, याद है ना बेटा। फ्योल कहता है कमांड देने वाला एक होना चाहिए, टेलर कहता है बेटा फंक्शनल फॉर्मैनशिप में कि 8 बंदों से कमांड लेगा वर्कर। एक डिफरेंस वहां पढ़ाया था और मैंने कहा था एक और आएगा, वो यहां पर है बेटा इक्विटी। देखो बेटा इक्विटी कहता है अगर 2 लोग सेम लेवल पे हैं तो उनकी सैलरी बराबर होनी चाहिए, लेकिन बेटा टेलर एडवोकेट करता है डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम अगर आपको याद हो तो टेलर कहता है अगर 2 लोग सेम लेवल पे भी हैं, लेकिन एक अगर एफिशिएंट वर्कर है और दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर है, तो एफिशिएंट को हाई पीस वेज देनी है जबकि इनएफिशिएंट को लो पीस वेज देनी है। याद आई ना बात बेटा? ये तो कहता है कि बेटा देखो एक बात सुनो, इक्विटी क्या कहता है, 2 लोग सेम लेवल पे काम करते हैं, सेम एक्सपीरियंस है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम वर्किंग आवर काम है, एक टारगेट अचीव करके आता है, एक टारगेट नहीं अचीव करके आता। फ्योल को इस बात से कोई मतलब नहीं है, फ्योल कहता है दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए। लेकिन टेलर क्या कहता है, अगर आप एफिशिएंट हो, टारगेट अचीव करके जाते हो, स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड काम करते हो, तो आपको हाई पीस वेज देंगे, और अगर आप इनएफिशिएंट हो और बेटा टारगेट अचीव नहीं करके जा रहे तो हम लो पीस वेज देंगे आपको। तो यहां पर भी बेटा टेलर और फ्योल की सोच में थोड़ा सा अंतर है। ये रो गई बात, बढ़ जाएं आगे। लो जी बेटा 12th प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल का नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। बेटा पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज, ठीक है ना। पर्सोनल का मतलब है एम्प्लॉय। कहता है बेटा एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी दो बेटा, यानी कि बेटा मतलब यह है फ्योल का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से बचो। एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है बेटा, उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक बेटा एक पर्टिकुलर जॉब पे टिके रहने दो। जब भी आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हैं बेटा, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को खराब करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, आपने उसकी प्लेसमेंट कर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आज 3 महीने हुए उसे काम करते हुए। बेटा 3 महीने में क्या ही सीखता है इंसान, वेस्टेज कर रहा था 2 महीने तक। तो अब बेटा ढंग से एक यूनिट प्रोड्यूस करने उसने सीखी है,
और बेटा जैसे ही सीखी आपने कहा चल चल छोड़, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेकार है, चला आज से तो अकाउंट्स बनाएगा। 3 महीने आपने अकाउंट्स बनवाया उससे, बेचारा भी तो डेबिट क्रेडिट सीखा था बेटा, आपने कहा छोड़ छोड़ अकाउंट, चला फाइनेंस मैनेज करना सिखाते हैं। 3 महीने फाइनेंस में, आपने कहा छोड़ छोड़ चला सेल्स का काम सीख ले। सर अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे एम्प्लॉय एक भी काम को ढंग से नहीं सीख पाएगा, और होगा क्या, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी 0 और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी 0। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बेटा, आप फ्री में सैलरी दिए जा रहे हो, बस ये समझ लो। फिर 12 महीने अगर हो चुके हैं काम करते हुए, 3-3 महीने 4 डिपार्टमेंट में काम। क्या बोलता है बेटा फ्योल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, एक मिनिमम टेन्योर तक, एक मिनिमम टाइम पीरियड डिसाइड कर लो कि इससे पहले हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। एम्प्लॉय को टाइम दो टू शो ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, वो अपनी परफॉर्मेंस तो दिखा पाए बेटा, उनको टाइम चाहिए। तो ये है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, एम्प्लॉय को एक टाइम के लिए हमने स्टेबल रखना है जॉब पर, ठीक है। बढ़े आगे बेटा, अगले 2 प्रिंसिपल बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। बात कर रहे हैं इनिशिएटिव और स्पिरिट द कॉर्प्स की। बेटा 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव और 14th है स्पिरिट द कॉर्प्स। बाबू बहुत आराम से समझना है इसको बेटा। हमने ना कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक प्रिंसिपल पढ़ा था टेलर का, याद है आपको बेटा? हमने प्रिंसिपल पढ़ा था ना बेटा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बेटा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में हमने जितनी बातें पढ़ी है ना, वो इन दोनों प्रिंसिपल में। याद करा देता हूं क्या क्या पढ़ा है बेटा। द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस विद द फीलिंग ऑफ वी। The feeling of internal competition should be replaced with the feeling of cooperation. एम्प्लॉई से सजेशन इनवाइट करो, एम्प्लॉई को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो, और बेटा देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये 5 बात हमने वहां पर पढ़ी है, ठीक है ना। इन 5 बातों को एक कायदे से बेटा इन 2 अलग अलग प्रिंसिपल में फ्योल ने बांट दिया। फ्योल ने क्या बोला, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉय को इनिशिएट करने दो, किसी किसी जगह एम्प्लॉय को भी स्टार्ट करने दो, एम्प्लॉय से सजेशन मांगो, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो, ताकि एम्प्लॉय को लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप उसको दो। मैंने क्या करा बेटा, उधर से डिसीजन मेकिंग और सजेशन वाली बात उठाई और यहां पर चिपका दी बेटा। और स्पिरिट द कॉर्प्स बेटा, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब है टीम स्पिरिट, ठीक है ना, स्पिरिट द कॉर्प्स, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब है बेटा टीम स्पिरिट। और बेटा यहां पर भी वही बात है, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। कल याद है मैंने डिसिप्लिन में बेटा पहले एक लाइन बोली थी, और मैंने कहा था अगर ये याद नहीं भी रहा है भूल जाओ, इसका डिस्कशन मुझे फिर करना है। मैं आपको याद करा देता हूं बेटा। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लाखों की तादाद में हो सकते हैं, और बेटा सब अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, कुछ अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, अलग जेंडर के हैं, कुछ बेटा अलग लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, कुछ अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, कोई अलग रिलीजन का है, कोई अलग कास्ट का है। इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी आपको एज अ टीम काम करना है। बोला था ना डिसिप्लिन में, इसलिए कहा था कि बात छोड़ दो, क्योंकि बेटा स्पिरिट द कॉर्प्स भी यही बात करता है। और कभी पेपर पूछे बेटा तो आंसर में डिसिप्लिन नहीं लिखना, स्पिरिट द कॉर्प्स ही लिखना, कि इतना सब कुछ अलग है एम्प्लॉय का, तब भी एज अ टीम काम करना है आपने। कोई आई की बात नहीं है बेटा, कोई मेरे की बात नहीं है, कोई टॉप लेवल की बात नहीं है, हम सब की बात है, एज अ टीम काम करने की बात है, ठीक है। ऑल ओके, समझ में आई बात सारी बेटा? यहां पर ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, उससे पहले मैं कुछ बात कर दूं बेटा। अब केस स्टडी के एंगल से सोचो, इनको केस स्टडी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम बाबू। अब आई से वी वाली बात कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी है, आई से वी वाली बात स्पिरिट द कॉर्प्स में भी है। अगर कभी आ गया आई को वी से रिप्लेस करना है तो आंसर क्या लिखूं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म लिखूं या स्पिरिट द कॉर्प्स लिखूं? बेटा डिपेंड करता है पूछा क्या है क्वेश्चन, हमेशा ध्यान रखना।
अगर आपको कहे प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट बता दो या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता दो, तो बेटा इनका मतलब है फ्योल के प्रिंसिपल। कभी भी कहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कभी भी कहे प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, मतलब फ्योल के प्रिंसिपल में से ढूंढना है। और अगर कहे बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बेटा आप बात करेंगे टेलर की। क्लियर हुई बात? तो सर क्लियर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आंसर देना है। अगर बेटा आई से वी वाली बात है और साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और आई से वी वाली बात है बेटा और कहता है जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, तो बेटा स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है ना जी, इतनी बात ओके बेटा है। आज के लिए तो खैर भी बहुत सारा रखेंगे बेटा। अभी फिलहाल आप मेरे को ये 6 प्रिंसिपल रीड करके बता दो नोट से। बेटा एक ना डेफिनेशन गिवन है, जहां टेलर के प्रिंसिपल थे बाबू, जहां टेलर के प्रिंसिपल स्टार्ट हुए हैं उससे पहले एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। निकालना जरा वो डेफिनेशन, मैं लिखूंगा नहीं, बस फटाफट से एनालाइज करा दूंगा एक बार आपको। 112 12 15, कुछ नोट्स में 12 होगा, कुछ नोट्स में 15 हो सकता है। 12 ही है, 15 ही है, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी बात। लो जी समझना जरा बेटा इसको। बेटा FW टेलर ने ही डेफिनेशन दी है, पूरा नाम इसका FW टेलर है, फेडरिक विंसलॉ टेलर। बेटा डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड अ चीपेस्ट वे। लो प्यारे बच्चों समझो, एनालिसिस करते हैं हम इस पे। कहता है बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। बेटा मैन का मतलब बताया था ना चैप्टर शुरू होते ही बेटा, मैन मतलब नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है ये जान लेना कि आप क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय क्या करें, एम्प्लॉय से क्या करवाना चाहते हैं आप। नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड अ चीपेस्ट वे। बेटा ये देखो वो बढ़िया से बढ़िया करें और चीपेस्ट करें, यानी कि बेटा पूरी एफिशिएंसी और पूरी इफेक्टिवनेस से काम करें। बस इतना सा डेफिनेशन का एनालिसिस है। ठीक है जी, अब पहले पेज पर वापस आ जाओ बेटा। बात कर रहे हैं नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बात बेटा। बेटा 7 हेडिंग दी गई हैं, 6 पे मेरा एनालिसिस है, एक को समझा के छोड़ देंगे बेटा बस। लो जी बाबू, सबसे पहली हेडिंग है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। बेटा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब बेटा मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लगते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लो, वेदर बिग वेदर स्मॉल, वेदर मैन्युफैक्चरिंग वेदर ट्रेडिंग वेदर सर्विस सेक्टर, चाहे बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, चाहे बेटा क्रिकेट क्लब है, चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे एक हॉस्पिटल है, बेटा सब पे लगते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन किसी पे बहुत ज्यादा लगते हैं, किसी पे कम लगते हैं, किसी का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, किसी का एक्सटेंट कम है बेटा, लेकिन लगते सब पर। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्या लगता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड, क्रिकेट टीम को नहीं चाहिए? होता नहीं है कैप्टन, ऐसा क्यों नहीं करते 11 को कैप्टन बना दे बेटा? क्योंकि उनको पता है बेटा अगर सारे ही एक दूसरे को ऑर्डर देते रहेंगे बेटा तो ऑर्गेनाइजेशन तो रन ही नहीं कर सकती। कमांड देने वाला हमेशा एक होना चाहिए। सर होता है कि नहीं होता कमांड देने वाला एक? सर आपका स्कूल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है कायदे से देखा जाए तो, ठीक है ना, वो बात अलग है कि करोड़ों के प्रॉफिट इनके अकाउंट्स में ही आ रहे होते हैं, लेकिन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर कमांड देने वाला एक नहीं होता, स्केलर चेन फॉलो नहीं होता, एक हायरार्की डिसाइड नहीं होती कौन किससे बात कर सकता है। सोचो बेटा वहां ऑर्डर फॉलो नहीं होता आपके स्कूल में, ऑर्डर प्रिंसिपल होते हैं कि नहीं होते? तो बेटा मैनेजमेंट का हर प्रिंसिपल हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, लेकिन उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। नहीं होता? अच्छा जरूरी है स्केलर चेन वैसी ही हो दिखने में, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा वाइस प्रिंसिपल, ये रहे वाइस प्रिंसिपल के अंडर स्ट्रीम हेड, इनके अंडर बहुत सारे टीचर, ऐसे ही तो होता है बेटा, चेन तो डिसाइडेड है।
सर जरूरी नहीं होता। अब प्री विंग है कहीं और है बेटा, मेन विंग कहीं और है, होती नहीं कहीं स्कूल की प्री विंग कहीं और है, रेनबो की एक ब्रांच अलग है, एक ब्रांच कहाँ, कौन किससे किससे बात कर रहा है? आपने स्ट्रक्चर ही चेंज किया हुआ है। प्री विंग के टीचर अलाउड ही नहीं होते बात करने। कई बार आप देखते हो, मैंने ऐसा देखा है, पता नहीं सरस्वती विहार में भी ऐसा होता था, जो 2 स्टाफ रूम होते थे, 3 स्टाफ रूम होते थे। प्री विंग का स्टाफ रूम ही अलग है बेटा, ऐसा होता है क्या? 6 to 10 का स्टाफ रूम अलग है, 11 12 के टीचर अलग स्टाफ रूम में बैठते हैं, तो कहाँ अलाउड है बेटा? कायदे से देखा जाए उन्होंने स्ट्रक्चर तो इंटेंशनली क्रिएट किया है, बड़ा स्टाफ रूम नहीं रख सकते वो, जहाँ सारे टीचर बैठ जाए, नहीं रखते। सरस्वती की तो बात कर ले बेटा, यही पास कराएगी तुझे। अच्छा हाँ, दुआ कर दिन रात। लो जी, बात ओके है क्या? इतनी बात ओके बेटा। सेकंड हेडिंग क्या है? जनरल गाइडलाइन। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ जनरल गाइडलाइन है। मेरी तरफ देखना। सर आपने हेडिंग पढ़ ली, बहुत है, आप समझ लो, क्योंकि मैं नोट्स में लिखता ही नहीं एक भी एग्जाम्पल, समझाता सब एग्जाम्पल से हो। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइन है, ये बताते हैं बेटा ये प्रिंसिपल लगाओगे तो ये रिजल्ट आ सकता है, 100% आएगा। सर ऐसा है नहीं बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंस नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइंस तो बेटा एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, और बेटा स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है एवरी प्रॉब्लम का प्रिंसिपल ऑफ साइंस। प्रिंसिपल ऑफ साइंस से पूछा जाए वाटर को इवेपोरेट करना है, वो कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर लो बेटा, और 100% यही रिजल्ट आएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर डिवीजन ऑफ वर्क कल पढ़ा था हमने बेटा, हमने पढ़ा था बेटा टोटल वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसको सब पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, और हर उस पार्ट को परफॉर्म करने के लिए एक ट्रेन्ड पर्सन को रिक्रूट करते हैं। जब एक ट्रेन्ड पर्सन बार बार एक जैसा काम करता है, देन ही और शी विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। याद है मैंने आपको बैंक क्लर्क का एग्जांपल दिया था। पहले दिन बेटा वो नोट काउंट कर रहा है, शायद उसकी स्पीड बहुत कम होगी, 6 महीने बाद बहुत बढ़ जाएगी स्पीड, साल बाद बहुत बढ़ जाएगी, और वहां बोल रहे थे डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन, यही बोल रहे थे ना बेटा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर आपने बताया डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन इन 100% केसेस? सर नहीं, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइन है कि डिवीजन ऑफ वर्क लगाने से जनरली स्पेशलाइजेशन होता है। 100% ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात? देखो बेटा, जब एक ट्रेड पर्सोनल एक जैसे काम को बार बार करता है, जरूरी नहीं है वो स्पेशलिस्ट बने, हो सकता है बेटा वो बोर हो जाए। नोट काउंटिंग कर रहा है एक इंसान, पहले दिन भी वही कर रहा है, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, सर स्पीड तो क्या ही बढ़नी थी, स्पेशलिस्ट तो क्या ही होना था बेटा, वो बोर होने लगा, उसकी एफिशिएंसी और डाउन होगी। कई बार ये रिजल्ट भी आ जाता है। मैंने आपको पहले दिन जिस दिन चैप्टर शुरू करा था एक बात बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग पे लगते हैं, और हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग है बेटा, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आ नहीं सकते। 90% ह्यूमन स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन 10% वो भी है जो बोर हो जाते हैं बेटा। क्लियर है बात? समझ आ गई होगी शायद बेटा। थर्ड हेडिंग है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा ये भी पहले दिन बात बोली थी जिस दिन इंट्रो दिया था प्रिंसिपल ऑफ साइंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। बेटा कोई भी प्रिंसिपल है, चाहे साइंस के प्रिंसिपल है चाहे मैनेजमेंट के, ओवर द नाइट नहीं बन जाते, एक दिन में कोई प्रिंसिपल नहीं दे देता बेटा, ठीक है ना। एक पर्सन के ऊपर एनालिसिस करने पर एक पर्सन के ऊपर आपने एक प्रिंसिपल का एनालिसिस करा, ये नहीं कह दोगे कि बेटा ये प्रिंसिपल बन गया कल से। आप क्या करते हो बेटा, बहुत सारी टेस्टिंग करते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत फाइंडिंग, कई साल के बाद ये प्रिंसिपल डिराइव होते हैं। तो प्रिंसिपल कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है बेटा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है जी। फोर्थ हेडिंग है बेटा फ्लेक्सिबल। बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस हमेशा रिजिड होते हैं, लेकिन बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई रिजिड बना ही नहीं सकता। क्यों बेटा? अगेन ह्यूमन बीइंग पे लगते हैं भाई। अभी मैंने स्केलर चेन बनाई थी ना बेटा, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही बनाई थी बेटा स्केलर चेन। अभी सर डी ऑर्डर किससे लेगा? ए से लेगा, अपने इमीडिएट सुपीरियर से, बाकी तो सारे सुपीरियर है, लेकिन ऑर्डर सी से लेगा ये बेटा। बाबू हमेशा आप बोल दो कि रिजिड है, हम तो रिजिडिटी से फॉलो करेंगे, सी से ही लेगा, सी की डेथ होगी फिर ऑर्डर इन लेगा। सर समवन विल रिप्लेस सी, कोई तो आएगा ही सी की जगह। तो बेटा आप इन प्रिंसिपल को ये नहीं कह सकते कि रिजिडिटी है हम तो ऐसे ही फॉलो कराएंगे।
सर ह्यूमन बीइंग पे लगते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ अपने 1000 सर्कमस्टांसेस है बेटा, कहां से आप रिजिडिटी से फॉलो करा लोगे इनको? क्लियर है बात? समझ आई फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बेटा? फिफ्थ हेडिंग है मेनली बिहेवियरल। बेटा इसके ऊपर बस एक लाइन ध्यान रखना, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं इसीलिए इसका नाम है मेनली बिहेवियरल, क्योंकि लिखने के लिए कभी मैटर नहीं होता है इसके ऊपर, इसलिए मैं मना करता हूं बच्चे पेपर में कोट मत करना, ठीक है जी। सिक्स्थ हेडिंग क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेटा कॉज एंड इफेक्ट मतलब ये प्रिंसिपल लगाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है ना। सर साइंस के प्रिंसिपल में होता है कॉज एंड इफेक्ट? अरे होता क्यों नहीं होता? वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करो, इवेपोरेट हो जाएगा। कॉज इफेक्ट हर साइंस के प्रिंसिपल में होता है और हर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी है। बेटा क्या प्रिंसिपल लगाने पे क्या रिजल्ट आता है? डिवीजन ऑफ वर्क लगाने पे स्पेशलाइजेशन होता है, ऑर्डर लगाने पे टाइम सेविंग होती है। सर नहीं पढ़ता क्या? हर प्रिंसिपल का है ना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोने लगाओगे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बेटा। हर प्रिंसिपल का कॉज एंड इफेक्ट है बेटा, क्या प्रिंसिपल क्या रिजल्ट देगा बेटा, यही है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है जी बेटा। एंड लास्ट हेडिंग कंटिंजेंट। बेटा कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, और बेटा तरीके से बोलो तो डिपेंडिंग अपॉन प्रिवेलिंग कंडीशन। और बेटा इसका ना सिर्फ एक ही एग्जांपल है तो आपने याद रखना है, ये कहता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडेंट होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट होते हैं। बेटा बस एक एग्जांपल है बेटा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कल पढ़ा था, प्रिंसिपल कहता था फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। बेटा फेयर वर्ड डिफाइन था कहीं? 1000, 10,000, 1 लाख, क्या फेयर होता है? करोड़? नहीं बेटा, फेयर वर्ड इज डिपेंडेंट, यही प्रिंसिपल की हेडिंग है, डिपेंडेंट होते हैं प्रिंसिपल। फेयर वर्ड इज डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स, द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कितना मांग रहे हैं बेटा और एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, यही तो फेयर होता है बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंडेंट होते हैं प्रिवेलिंग कंडीशन के ऊपर। क्लियर बात? सिग्निफिकेंस नहीं करनी है हमारे को बेटा, ठीक है ना। कल से केस स्टडी स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।